दिस इज समीक्षा फ्रॉम लीगल एज आफ्टर कॉलेज और आज हम करने वाले हैं द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू सॉल्व लीगल रीजनिंग एंड असर्शन क्वेश्चंस। तो अगर आप सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर इन जनरल कोई भी बैंकिंग एग्जाम, लीगल ऑफिसर का एग्जाम, क्लैट पीजी या कोई भी लॉ एग्जाम देते हैं तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि पेपर तो एमसीक्यू बेस्ड होता है लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो वेरिड फॉर्म में होते हैं। So one of the forms in which the questions are framed is legal assertions and reasoning. तो यहाँ पे हम समझेंगे किस तरीके से इन questions को approach करना चाहिए so that there are less chances of you making an error while answering these questions. तो सबसे पहले before we move to a few practice questions, समझते हैं कि question को start से लेकर filling that circle तक क्या process होनी चाहिए. Understand the क्वेश्चन क्लियरली। तो सबसे जरूरी है कि जो एसर्शन 1 लाइन 2 लाइन या 3 लाइन जितने भी लाइन का एसर्शन दिया है और जो रीजनिंग दी है सबसे पहले उसको आप रीड करिए एंड अंडरस्टैंड व्हाट द एसर्शन एंड द रीजनिंग आर ट्राइंग टू टेल यू। रिलेट भी मत करो, सबसे पहले बस इंग्लिश से आप हिंदी में अगर बेटर समझ पाते हो या इन जनरल जैसे भी इंटरप्रेट करते हो, इंटरप्रेट इन अ वे दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट दिस स्टेटमेंट इज ट्राइंग टू टेल यू। ये कर लिया। Before attempting to solve the problem, make sure that you have a clear understanding of both the assertion and the reasoning statement. दोनों स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि अल्टीमेटली आपको करना क्या है, यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये सही है या गलत है, दूसरा उनको रिलेट करना है। तो अगर स्टेटमेंट आपने ढंग से नहीं समझा है तो यहाँ पे चांसेस बहुत हाई हो जाती है दैट यू गोइंग टू मेक एन एरर while answering this question. Now, once you've understood what these sentences mean, तो next क्या करना है हमें? Check the correctness. अब आपने दोनों statements पढ़ लिए हैं। Now see कि जो assertion है क्या वो सही है और जो reasoning है क्या वो सही है। तो पहले यहाँ पे मैं आपको एक example देती हूँ। Let's say assertion में बोला है कि डोली इनकैपेक्स जो है उसकी एज 6 साल होती है। However हमको पता है लॉ में it is 7 years. तो now we know that the assertion is incorrect or false. तो हम सेम चीज करेंगे रीजनिंग के साथ। मे बी रीजनिंग में लिखा हो दैट अ कॉन्ट्रैक्ट विथ अ माइनर इज वॉइडेबल। नाउ वी नो थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि सच कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो वॉइड होते हैं। वी नो द रीजनिंग इज रॉन्ग। तो नेक्स्ट स्टेप आफ्टर हैविंग अंडरस्टूड व्हाट दीज स्टेटमेंट्स मीन इज अंडरस्टैंडिंग कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। हो सकता है दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो या एक सही और एक गलत हो। तो सेकेंड स्टेप इज कि आप उसकी करेक्टनेस को देखेंगे। नाउ करेक्टनेस भी देख ली, फिर हम एनालाइज करेंगे इनका रिलेशनशिप। लेट्स से यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वहां पर अगर ये दिया होता कि डोली इनकैपेक्स में एनी पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 7 years इज नॉट डीम्ड टू बी इन दैट फिट स्टेट ऑफ माइंड वेयर इन ही कैन अंडरस्टैंड कि वो क्या क्राइम कर रहा है और इसीलिए उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। रीजनिंग में आपको दिया है फॉर द सेम क्वेश्चन दैट अ कॉन्ट्रैक्ट विथ अ माइनर इज वॉइड। नाउ दोनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पर। हाउएवर असर्शन और रीजनिंग मतलब कि जो असर्शन में बोला जा रहा है क्या वो एक्सप्लेन किया जा रहा है रीजनिंग में, क्या रीजनिंग उसको एनहांस कर रही है, क्या उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन दे रही है कि असर्शन में ऐसा क्यों बोला गया है। मे बी हो सकता है असर्शन में अगर ये बोला गया होता that the age for Dolly incapacity is 7 years and then reasoning में explain किया होता because a person who is below the age of 7 cannot understand the kind of thing that act the omission that is performing, इसीलिए उसको लाइबल नहीं रखा जा सकता अंडर लॉ। तो यहाँ पे हो जाती है एक्सप्लेनेशन असर्शन की। However, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है और जो असर्शन है वो बात कर रहा है आपकी क्रिमिनल लॉ की, तो यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है दोनों स्टेटमेंट में, विच इज वाई दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं बट द रिलेशनशिप इज एब्सेंट। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया जहां पर दोनों का रिलेशनशिप है, दूसरे एग्जाम्पल में देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द असर्शन एंड रीजनिंग। तो द थर्ड स्टेप बिफोर आंसरिंग दीज क्वेश्चंस दैट यू शुड डू इज एनालाइज कि इन दोनों स्टेटमेंट में क्या रिलेशन है या नहीं है। अब ये सब कर लिया तो फिर हम आंसर कैसे करेंगे। तो बेसिकली इस टाइप के ऑप्शंस आते हैं असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस में। पहला बोथ ए एंड आर, असर्शन और रीजंस जो है दोनों सही है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो जो मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया
डोली इनकैपेक्स की एज 7 years है. रीजनिंग दिया बिकॉज द पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 7 years इज नॉट डीम्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डूइंग. तो इसीलिए उसका जो मेंस रिया है वो यहाँ पर एब्सेंट होता है एंड देयरफॉर ही कैन नॉट बी मेड लाइबल अंडर आईपीसी. तो यहाँ पर जो दो स्टेटमेंट है दोनों सही है और जो आर है रीजनिंग है वो एक्सप्लेन कर रहा है जो एसर्शन में बोला गया है कॉन्सेप्ट ऑफ डोली इनकैपेक्स. तो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नाउ सेकंड ऑप्शन आता है बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों सही हैं बट जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की. इसमें एग्जांपल हमारा आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट वाला, कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइड. ये स्टेटमेंट भी सही है. डोली इनकैपेक्स की एज 7 year होती है, आईपीसी में यू विल नॉट बी लाइबल. ये स्टेटमेंट भी सही है. हाउएवर दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है. जो आर है जो रीजनिंग है डज नॉट एक्सप्लेन द असर्शन एंड देयरफॉर बोथ आर ट्रू. हाउएवर द एक्सप्लेनेशन इज नॉट करेक्ट फॉर द असर्शन. तीसरा काइंड ऑफ ऑप्शन दैट जनरली आता है इज एक स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है. सेम एग्जाम्पल में अगर मैं बोलूं कि द एज फॉर डोली इनकैपेक्स इज 7 years और मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोल दूं द कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइड, इन दिस केस द कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइडेबल. तो यहां पर क्या होगा, जो आर दिया गया है जो रीजनिंग दी गई है वो गलत है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा. अब अगर इसको चेंज कर दे तो एसर्शन फॉल्स हो जाएगा, रीजनिंग ट्रू हो जाएगी. तो बेसिकली ऐसे सारे ऑप्शंस आपको देखने मिलेंगे एसर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन में. तो द अटेम्प्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन, द क्वेश्चन दैट यू आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट, सबसे पहले क्या करना है आपको समझना है दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से. एंड व्हाइल यू ट्राई टू अंडरस्टैंड यू विल रियलाइज कि क्या लीगली ये प्रोविजन है या नहीं है, लीगली इज दिस ट्रू. तो वहीं पे आप ये डिसाइड कर लोगे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है. वंस यू डिसाइडेड कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू एंड विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, द नेक्स्ट स्टेप इज कि क्या रीजनिंग एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को. इफ यस देन डेफिनेटली द आंसर विल बी yes, both A and R are true and R is the correct explanation of A. अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं however जो रीजनिंग है वो एक्सप्लेन नहीं करता है assertion को, in that case you will mark the answer as A and R are true. However, R does not explain A, right? तो ये चार हमारे हो गए ऑप्शंस. अब थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं सो दैट यहीं पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. ऑलराइट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे assertion. The rule making power of Supreme Court for regulating the practice and procedure of court is not subject to any law made by Parliament of India. अब रीजनिंग क्या दी गई है, only an impartial and independent judiciary can protect the rights of an individual without fear or favor. पहला स्टेटमेंट में जाएंगे विद द अप्रोच दैट आई हैव टोल्ड यू कि जो रूल मेकिंग पावर है, सुप्रीम कोर्ट को जो पावर दी गई है रूल मेकिंग की, क्या वो किसी भी स्क्रूटनी को सब्जेक्ट नहीं है, किसी भी लॉ को सब्जेक्ट नहीं है. एसेंशियली दिस स्टेटमेंट मींस कि जो भी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है एज अ रूल मेकिंग पावर, उसको कोई और लॉ के अगेंस्ट सब्जेक्ट आप नहीं कर सकते हो. अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है फॉर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट टू द पार्लियामेंट. कोई भी लॉ पार्लियामेंट बना रहा है उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट कोई भी रूल बना सकता है क्योंकि उसके पास पावर है. इज दिस ट्रू? नो, दिस इज नॉट ट्रू. नाउ हमें पता चल गया ये स्टेटमेंट है फॉल्स. नाउ लेट्स मूव टू द रीजनिंग. ओनली एन इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी कैन प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल विदाउट फियर और फेवर. ये तो सही बात है. हम बार बार बात करते हैं कि जुडिशियरी जो है वो इम्पार्शियल होना चाहिए एंड देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. लेकिन ये गलत है, तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है. अब आते हैं ऑप्शन पर. बोथ ए एंड आर ट्रू. तो ये दोनों जब ट्रू ही नहीं है तो ये तो पहले ही एलिमिनेट हो जाता है ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन है बोथ आर ट्रू, अगेन ये ट्रू नहीं है तो ये ऑप्शन भी हो गया एलिमिनेट. नाउ ए इज ट्रू, ये भी गलत हो जाएगा. ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर. अंडरस्टूड? कुछ भी डाउट है यू कैन कॉमेंट बिलो, विल लुक एट द डाउट और ट्राई करेंगे कि हम सीयूईटी से पहले एक डाउट क्लियरिंग सेशन भी लेकर आए जहां पर आपके जो भी कमेंट्स होंगे उसके डाउट्स हम क्लियर कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन में क्या दिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ मेयर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड.
तो ये बात तो सही है, सबको पता है कि एसेंशियली कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा जो पावर्स है वो दी गई है किसे, प्राइम मिनिस्टर को। और जो प्रेसिडेंट है वहां पे एसेंशियली ही हैज दिस साइनिंग पावर, लेकिन नॉमिनल हेड हम बोलते हैं प्रेसिडेंट को, एंड इन रियलिटी जो हेड होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। नाउ द रीजन, इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। ये भी सही है कि कोई भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। नाउ लेट्स रीड द ऑप्शंस। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ मैंने आपको क्या बोला था, पहले चेक करना करेक्टनेस। सबसे पहले हमने समझा दोनों स्टेटमेंट्स को, फिर हमने चेक किया कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा फॉल्स है। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है। अब हम करेंगे एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश बिटवीन द टू स्टेटमेंट्स। तो क्या ये इसकी एक्सप्लेनेशन है? कुछ लोगों को लगेगा हाँ, बिकॉज ये एक्सप्लेन कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक्चुअल हेड है। हाउएवर, इफ यू पुट योर क्लियर हेड इनटू दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पे ये प्रेसिडेंट की बात कर रहा है और ये बात कर रहा है प्राइम मिनिस्टर की। और यहाँ पर कुछ भी ऐसा लिखा नहीं गया है दैट बिकॉज अ प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड, यहाँ पे जो इन रियलिटी हेड होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स के फॉर्म में यहाँ पे लिखे गए हैं, इसीलिए जो आर है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है फॉर द assertion। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है। अभी मार्क मत करना इन योर आंसर शीट व्हेन यू ट्राइंग टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। पूरे ऑप्शंस पढ़ लेना, फिर विचएवर ऑप्शन सीम्स टू बी द बेस्ट फिट फॉर द क्वेश्चन उसको मार्क करके आना है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो ये हमें पता है ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आर इज ऑल्सो ट्रू। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे दो ऑप्शन से हो जाते हैं एलिमिनेट, बचते हैं दो ऑप्शन। नाउ एसेंशियली एनालाइज करोगे अगर तो क्या डिफरेंस दिख रहा है, एक में बोल रहे हैं कि यहाँ पर दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप किस टाइप का है कि एक्सप्लेन कर रहा है रीजनिंग जो है वो एसर्शन को, बट इन रियलिटी हमने देखा कि यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन जो है रीजनिंग नहीं दे रहा है एसर्शन की। तो कौन सा ऑप्शन फाइनली बचता है हमारे पास, ऑप्शन बी। तो द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना, डेफिनेटली नीचे कमेंट में लिख देना। डोंट गेट टू कंफ्यूज, बहुत ज्यादा ट्रिकी कुछ पार्ट नहीं है एसर्शन रीजनिंग में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लॉ। तो कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है बिकॉज आपको दोनों स्टेटमेंट में करेक्टनेस बताना बहुत ईजी हो जाता है। आपने लॉज ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, आपने एक सर्टेन सेक्शन पढ़ा है। अगर बोला है सेक्शन 420 टॉक्स अबाउट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तो आपको पता है 420 टॉक्स अबाउट चीटिंग, दिस इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पर दो ऑप्शन तो बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकते हो आप एज कंपेयर टू लॉजिकल रीजनिंग जहां पर एसर्शन रीजनिंग आती है। बचे हुए दो स्टेटमेंट जो बचते हैं ना, रिलेशनशिप है या नहीं है, तो एसेंशियली बिफोर डिसाइडिंग एनी रिलेशनशिप कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, लुक एट द सब्जेक्ट ऑफ द एसर्शन। एसर्शन अगर बात करें प्रेसिडेंट की, एक्सप्लेनेशन दी जा रही है प्राइम मिनिस्टर की, तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो इस टाइप की अप्रोच आपकी होनी चाहिए लीगल एसर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम। नाउ under Article 226, the High Courts are given powers of issuing writs not only for the enforcement of fundamental rights but also for ordinary legal rights as well. ठीक है, तो आर्टिकल 226 क्या करता है, रिट्स की पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को। ये तो सब सुप्रीम कोर्ट को नहीं, सॉरी, हाई कोर्ट्स को। तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट्स है उनको पावर मिलती है अंडर आर्टिकल 226 टू इशू रिट्स इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बट क्या ये पावर ऑर्डिनरी किसी और केसेस लीगल राइट्स जो एनफोर्स नहीं हो रहे हैं वहां पर भी यूज की जा सकती है? द आंसर इज वेरी सिंपल, नो। तो ये जो 226 आर्टिकल है यहाँ पे स्पेसिफिकली मेड किया गया है, दिस आर्टिकल हैज बीन ड्राफ्टेड सोली फॉर द फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पर आप ऑर्डिनरी लीगल राइट्स के लिए पिटिशन फाइल नहीं कर सकते हो अंडर आर्टिकल 226। तो हमें पता चल जाता है एसर्शन तो गलत है। नाउ रीजन, according to article 215 every high court shall be a court of record। ये सही है, पता है। तो बहुत सिंपल हो गया यहाँ पर आंसर, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। कहाँ लिखा है, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, दिस इज द आंसर, वेरी सिंपल। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे
एक ट्रू एक फॉल्स है, वहां पर तो आपको रिलेशनशिप तक जाना भी नहीं है, ये भी नहीं देखना है कि एक्सप्लेनेशन दी गई है या नहीं. इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, डायरेक्टली गो एंड मार्क द आंसर एज दिस वन इज ट्रू एंड द अदर वन इज फॉल्स. यहाँ पर फिर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इफ द अदर स्टेटमेंट इज actually explaining the previous statement. Now coming to the next question, an agreement the object of which is opposed to law is void. ठीक है, अब रीजन पढ़ लेते. अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स दैट पार्टीज मस्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एक अग्रीमेंट जो कि किसी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए किया गया है वो कैसा होगा, वॉइड होगा. ठीक है, अब रीजनिंग में क्या लिखा है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए हो. तो इसका मतलब एसेंशियली यहाँ पे बात की जा रही है कि एक अग्रीमेंट कब वैलिड हो जाएगा. तो अनलॉफुल चीज के लिए आप कर रहे हो तो वो वॉइड है. ऑन दी अदर हैंड किसी भी चीज को वैलिड करने के लिए उसको लॉफुल ऑब्जेक्ट से करना पड़ेगा. तो दोनों चीजें रिलेटेड है. एक्सप्लेनेशन दी जा रही है कि क्यों ये वैलिड नहीं है, वाई दिस अग्रीमेंट इज नॉट वैलिड. ये बता दिया हमने कि ये तो वॉइड है, लेकिन क्यों वॉइड है, क्योंकि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिक्वायर करता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाओ किसी लॉफुल ऑब्जेक्ट से. यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है, इसीलिए द अग्रीमेंट इज वॉइड. तो जो एसर्शन है और जो रीजनिंग है दोनों स्टेटमेंट सही है, और जो एसर्शन है वो एक्सप्लेन कर रहा है, जो रीजनिंग है वो एक्सप्लेन कर रहा है हमारे एसर्शन को. तो हियर बोथ ए एंड आर ट्रू and R. Sorry, not this option, but both A and R are true and R is the correct explanation of A. आंसर हमारा है A. तो ये समझ गए, यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट का रिलेशन था, दोनों एसेंशियली जो रीजनिंग था वो समझा रहा था कि ये वॉइड क्यों है, क्योंकि ये अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए किया गया है, इसीलिए ये वॉइड होगा. तो दिस रीजनिंग इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, और जो हमारा ऑप्शन होगा, आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन ए. आई डोंट नो, दिस कीप्स हैपनिंग विद मी. एनीवे, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. असर्शन क्या बोलता है, एन अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड अनलेस इट इज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड. ठीक है, पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जिसके अगेंस्ट कोई कंसिडरेशन नहीं दी जा रही है, मतलब वन पर्सन इज गेटिंग समथिंग आउट ऑफ सच अग्रीमेंट, बट दूसरे इंसान को उसके एंड से, जिसको वो कुछ दे रहा है, उसके एंड से कुछ भी इन रिटर्न नहीं मिल रहा है. तो ऐसे जो अग्रीमेंट्स हैं वो राइटिंग फॉर्म में होना नेसेसरी है और रजिस्टर्ड भी होना चाहिए. ये है सेक्शन 25 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो यहाँ पर क्यों ऐसा किया गया है, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑल्सो. सपोज अ फादर, वो अपने बेटे को प्रॉमिस करता है मैं आपको हर महीने 1,000 रुपए दूंगा, और वो अग्रीमेंट राइटिंग में नहीं है, तो यहाँ पर ये वैलिड एग्रीमेंट नहीं बनेगा. ऑन दी अदर हैंड अगर ऐसा प्रॉमिस रिटर्न फॉर्म में आ जाता है तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और इसको एनफोर्स किया जा सकता है. तो हमें पता है कि जो एसेशन है वो सही है. Now moving to the reasoning, because section 25 subclause 1 of the Indian Contract Act stipulates so. तो यहाँ पर बोला गया है essentially कि क्योंकि सेक्शन 25 ने ये नेसेसिटी बनाई है दैट एनी अग्रीमेंट जहां पर आपको कंसिडरेशन इन रिटर्न नहीं मिल रहा है उसको राइटिंग में होना चाहिए, उसे रजिस्टर्ड होना चाहिए फॉर इट टू बी वैलिड. तो ये कहां से आ रहा है, सेक्शन 25 से. तो दिस रीजनिंग इज ट्राइंग टू टेल कि क्योंकि सेक्शन 25 ऐसा बोलता है इसीलिए आपको ऐसा करवाना पड़ेगा. तो एसेंशियली दिस इज गिविंग यू अ रीजन. ये जो स्टेटमेंट है दिस इज बिकॉज सेक्शन 25 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंडेट्स, तो वहां पर मैंडेट किया गया. तो रीजनिंग जो है वो बता रही है असर्शन का क्या लॉजिक है, कहां से ये ड्रॉ किया गया है. तो दिस बिकम्स इंटर रिलेटेड टू दिस. इट इज एक्सप्लेनिंग that assertion draws its power from section 25. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, both A and R are right or true and R is the correct explanation or reason for A. आंसर हो गया हमारा A. Now moving to the next slide. Assertion बोलता है an application for setting aside arbitration award has to be filed within 30 days.
रीजनिंग बोलती है सेक्शन 32 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट डील्स विद आर्बिट्रल अवार्ड। तो यहाँ पर अगर आर्बिट्रेशन एक्ट आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये तो ट्रू है कि अगर कोई आर्बिट्रेशन अवार्ड आपको मिला है और उसको सेट असाइड करवाएं, सेट असाइड के ग्राउंड्स भी दिए गए हैं अंडर सेक्शन 34 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट। हाउएवर यहाँ पर एक टाइमलाइन फिक्स की गई है कि अगर आपको सेट असाइड करवाना है तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर यू टू फाइल एन एप्लीकेशन। उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया जा सकता है अगर रीजनेबल ग्राउंड्स है तो। हाउएवर जनरली जो लिमिट है वो कितनी रखी गई है, 30 दिन। तो हमें पता है असर्शन जो है वो ट्रू है। अभी सेक्शन 32 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट डील्स विद आर्बिट्रल अवार्ड नहीं करता है ऐसा सेक्शन 32। तो यहाँ पर बिकॉज वी स्टडीड द लॉ हमें पता है ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो आंसर क्या होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, दैट्स द आंसर। तो आई होप यहाँ से इतने क्वेश्चन सॉल्व करके आपको थोड़ा सा एक लॉजिक समझ में आ गया होगा। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट योर अप्रोच मस्ट बी व्हाइल आंसरिंग लीगल असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस। अगर फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट बिलो एंड वी विल ट्राई कि हम रिजॉल्व कर पाए आपका डाउट। इन केस कुछ और चाहिए आपको आपकी सीयूईटी एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले, या क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या किसी बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड यू थिंक दैट यू नीड समथिंग फ्रॉम आवर एंड, तो उसको भी कमेंट कर देना नीचे। वी विल लुक एट द कमेंट एंड वी विल ट्राई कि हम ऐसी वीडियो लेकर आ पाए आपके लिए। अगेन इफ यू लाइक दिस वीडियो तो इसको लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल।